जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभिवादन स्वीकार कीजिए हिस्ट्री रेलमैन का। और आज हम मुंबई की सबर्बन यानी कि लाइफलाइन लोकल ट्रेन में आज सफ़र करने वाले हैं डोंबिवली से कसारा की तरफ। ऑन ट्रैक नहीं, ऑफ ट्रैक थोड़ा जाते हैं। और आगे का डिस्क्रिप्शन इस लोकल ट्रेन का क्या होने वाला है ये मैं आपको कल्याण जंक्शन पहुंच के ही बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए बाहर के नज़ारों को देखते हुए। बाहर के नज़ारे 3 लाइन के हैं। और वैसे भी अभी इस वक्त हम लोकल ट्रेन में हैं। तो लोकल ट्रेन में क्या है। जय हिंद दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए हिस्ट्री रेलमैन का। और आज की शुरुआत हम इस सबर्बन यानी जिसे मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन कहते हैं उससे हम अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन। कल्याण आउटर पे अभी ट्रेन रुकी हुई है और थोड़ी ही देर में हम कल्याण जंक्शन पहुंचेंगे। वैसे अभी ट्रेन का स्पीड कम है तो चलिए कल्याण जंक्शन के रीजन में पहुंच ही चुके तो शुरुआत करते हैं कि आज ये ट्रेन हम लोग कसारा तक जा रहे हैं। एक्चुअली लोकल ट्रेन की शुरुआत ईजाद काफ़ी सालों पहले ही हो चुकी थी। लेकिन देखते हैं कि इस सबर्बन ट्रेन ने इतने सालों में जो मुंबई से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो सर्विस दिया है उसका सबर्बन एरिया या सबर्बन यानी कि शहरी एरिया में अब बहुत तो डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन अब हमें डेवलपमेंट देखना है कि ऑफ ट्रैक रूट्स यानी नॉर्थ ईस्ट रूट पे कहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आज फर्स्ट इस सबर्बन सीरीज़ के फर्स्ट व्लॉग में हम नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ साइड कल्याण डोंबिवली कसारा के रूट को हम कवर करेंगे, जहाँ पर हम काफ़ी सारा चीज़ दिखाएंगे। और कसारा नॉर्थ ईस्ट का लास्ट सबर्बन स्टेशन है। मेरा वर्ड रिपीट रखिएगा, लास्ट सबर्बन स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसके आगे सिर्फ मेल एक्सप्रेस को अलाउडेंस है। और आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या स्टेशन है और कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इस ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देते ही जाऊंगा। और कल्याण तक तो डेवलपमेंट हमें पक्का दिखाई दिया है। कल्याण के आगे इतने सालों की सर्विस में कितने एरियाज डेवलप्ड हुए हैं ये अब आपको इस पूरे एपिसोड में आपको पता चलेगा। तब तक एंजॉय कीजिए। ये है कल्याण का यार्ड और सामने मेट्रो जंक्शन मॉल। अब हम कल्याण जंक्शन एंट्री होने वाले हैं और कल्याण जंक्शन के भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताना बाकी है अभी। तो तब तक इस जर्नी को देखिए, एंजॉय कीजिए। और कल्याण स्टेशन पे आपसे मुलाकात कर रहा था अराइवल पे। तो इस वक्त कल्याण जंक्शन से ट्रेन चल चुकी है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण तक का जो सफ़र रहता है उसमें 4 लाइन यानी फास्ट लाइन जिसे थ्रू लाइन कहते हैं और लोकल लाइन जिसे स्लो लाइन कहते हैं, यहाँ पर वो खेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर अपने अपने रूट्स, अगर हम उस तरफ की बात अगर हम उस तरफ की बात करें तो उस तरफ जाता है साउथ ईस्ट रूट और इस तरफ जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हम आपको उस रूट का डिवीज़न भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप कल्याण का डिपार्चर एंजॉय कीजिए। अचानक ही ट्रेन रुक गया है।
काफ़ी ज़ोरदार रफ्तार से कल्याण ट्रेन से निकली है, स्टेशन से, कल्याण स्टेशन से ट्रेन निकली है। वो जो आप रूट देख रहे हैं वो रूट जाता है साउथ ईस्ट के तरफ, यानी कि करजत खोपोली साइड के लिए, और हम लोग इस वक्त बढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो सीधा कसारा स्टेशन जिसका लास्ट स्टॉप है। और अभी एक ट्रेन फिर क्रॉस की है। मोस्टली यहाँ जितने भी सबअर्बन ट्रेन क्रॉस हो रही है वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए क्रॉस होती है। तरफ पड़ने वाला पहला स्टेशन शहाड़। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शहाड़ का ये है कि शहाड़ और उल्लासनगर बिल्कुल आसपास में है, और जितने भी सेंचुरी रेयन के फैक्ट्रीज थे वो मोस्टली आम्बियोली से शिफ्ट होके शहाड़ में आ चुके हैं। और शहाड़ को भी देख के लगता है कि हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, और इतने सालों में इतनी सर्विसेज देने के बाद लोगों का क्रेज और डेवलपमेंट की तरफ लोग उल्लासनगर को इम्प्लीमेंट करते हैं, और शहाड़ उल्लासनगर का ही एक हिस्सा है। तो एंजॉय करते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, और भी बहुत कुछ बाकी है इस जर्नी में। नॉर्थ ईस्ट का दूसरा स्टेशन आम्बियोली। आम्बियोली के अगर उस तरफ देखा जाए तो वहाँ पर कभी नेशनल रेयन फैक्ट्री रहा करता था। अब जैसे यहाँ के सेंचुरी रेयन फैक्ट्री शहाड़ में शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से यहाँ की सारी पुरानी फैक्ट्रियाँ तोड़ दी गई है। अब यहाँ पर हो सकता है रियल इस्टेट का बिजनेस हो। वैसे भी डेवलपमेंट तो आपने देखा ही कि आम्बियोली तक भी डेवलपमेंट हो गया है, और डेवलपमेंट की बातें करते करते हमारा डिपार्चर भी आम्बियोली से हो चुका है। और सामने आप सीनरीज देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा खाली हो चुका है। मतलब यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम तक बन सकता है, इतना अच्छी तरीके से खाली हो गया है। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन सकता। ये ज़रूर है कि यहाँ पर रियल इस्टेट्स के बिजनेस अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, और यही होता रहा है, होता आया है, और फ्यूचर में होगा ही, बिकॉज डिमांड बढ़ती जा रही है और लोगों की ज़रूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तब अब टिटवा, अब यहाँ के कुछ सिनेरियोज एंजॉय कीजिए, और अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा टिटवाला में। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ सामने एक वेयर हाउस बना हुआ है, जहाँ पर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जो भी सामान मंगाते हैं इस वेयर हाउस में आता है, या इस वेयर हाउस से आपको डिलीवर किया जाता है। वेयर हाउसेस का भी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बताऊंगा जब मैं आपके लिए और कुछ स्पेशल जगहों पे जाकर इसी ट्रेन के ब्लॉग से आपको मैं और भी वीडियो दिखाऊंगा।
मतलब प्लेटफॉर्म उस पर तो प्लेटफॉर्म का स्टॉप लेना बिल्कुल। वैसे टिटवाला का रश देख के आपको लग रहा होगा मैक्सिमम पब्लिक चढ़ेगी, ऑफ कोर्स यार। मैक्स टू मैक्स ट्रेन टिटवाला तक के लिए ही चलती है, उसके बाद आसंगा और कसारा जैसी लोकल के ट्रेन की फ्रिक्वेंसीज काफ़ी कम है। पहले पब्लिक को चढ़ने देते हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। वैसे थर्ड लाइन बनाने के बाद मुझे लगता है इसके फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाएंगे, लेकिन ठीक है। 11:35 एन, एन से नॉर्थ ईस्ट, कसारा के लिए एन इसीलिए डिनोट किया गया है इसका ये नाम। कृपया ऐसे रिस्क ना लिया करें, ट्रेन खुलने के बाद जान पे भी जा सकती है। तो चलिए कालू नदी का भी दर्शन किया जाए, जिसके कोने पे ये शहर टिटवाला बसा हुआ है। यही वो कालू नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है ये टिटवाला का प्यारा शहर। और यहाँ पर वैसे अष्टविनायक मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। कभी टिटवाला आए तो ज़रूर दर्शन करें। और लोकल ट्रेन की यही खासियत होती है कि हर स्टेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है और पैसेंजर्स को अप एंड डाउन का लिस्ट भी देता है। चलिए भगवान गणेश को नमन करते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ की चीज़ों को देखकर लगता ज़रूर है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत तो है, लेकिन ठीक है, खेत भी रहना ज़रूरी है। लेकिन इस कदर बिहड़ हो चुका है टिटवाला के बाद, मतलब डेवलपमेंट टिटवाला के साइड तक ही हो चुका है। टिटवाला से आगे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है यहाँ भी डेवलपमेंट हो ही जाएगा समय के साथ। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है समय को इस जगहों पे डेवलपमेंट और इस सब चीज़ों के लिए। और थोड़े 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 सूखे हुए खेत भी दिख रहे हैं। ऑटम में या फिर कहें सूखा के दिनों में खेत थोड़े सूख ही जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बरसात का जब मौसम आएगा तो धीरे धीरे खेत भी खिल उठेंगे और यहाँ से हमारे खाने पीने की जो ज़रूरत है उसे भी पूरी की जाएगी। चलिए तब तक आप इस खाली जगह को भी ये कीजिए। महाराष्ट्र की मुंबई ट्रेन की यही खासियत है कि डेवलपमेंट ही नहीं, साथ ही साथ उन लोगों को भी इस मुंबई के क्षेत्र से जोड़ा जाता है जो काफ़ी पिछड़े तो नहीं है कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी दूर रह चुके हैं और डेवलपमेंट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन तभी उन लोगों को इस पुराने और थोड़े से पिछड़े हुए जगहों से सब अर्बन, ये तो सबअर्बन तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा गांव लगता है, लेकिन ठीक है सबअर्बन ही कह सकते हैं। इस सबअर्बन को मेन अर्बन या मेट्रो सिटी से जोड़ा जाता है। चलिए अब हम आपसे मुलाकात करेंगे खड़ौली स्टेशन पे। ये खड़ौली स्टेशन और सामने में जो गुड्स ट्रेन आप देख रहे हैं इसमें लोहे का सब ढुलाई होता है। मैक्सिमम टिटवाला से पहले सारे गुड्स ट्रेन को थोड़ी समय के लिए साइड किया जाता है। इसके पीछे एक सिंपल बिल्कुल रीज़न है कि ताकि लोकल ट्रेन और मेल एक्सप्रेस को जितना जल्दी हो सके पहुंचाया जाए, क्योंकि इन गुड्स ट्रेन के लिए कल्याण टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक कम से कम 6 लाइन्स बनाने का प्लान चल रहा है, जिसमें से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक तो बन चुका है, बाकी आगे बनना अभी बाकी है। और खड़ौली में देखते हैं स्टेशन के आसपास तो डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन स्टेशन से थोड़ा अगर आगे जाया जाए तो डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे एक चीज़ यहाँ की है बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ के वन्य जीवन को भी थोड़ा सा संभाल के रखा गया है, ताकि हरियाली रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। जिस तरीके से इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से वन्य जीवन को बचाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और रेलवेज़ की खासियत यही है
अगर आपको इंडिया को सही में आपको सच इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो मैं यही कहूँगा, आप प्लीज़ रेलवेज़ में ट्रैवल कीजिए। आप इंडिया के छोटे से छोटे पार्ट को भी आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे जिंदल सिटी ऑफ सबर्बन एरिया, वहाँ मुलाकात होगी आपसे। तब तक भादसा का क्रॉसिंग देख लीजिए और तब तक थोड़ा इस वन्य जीवन को भी एक्सप्लोर करते रहिए। अभी आने वाला है भादसा नदी, इसका पानी थोड़ा साफ रहता है, देख लीजिए आप खुद। वैसे आपने JSW स्टील देख ही लिया होगा, वाशिन वर्क्स यानी ये भी सबर्बन एरिया है। लेकिन मुझे लगता है JSW के आने के बाद वाशिंद का जो वर्क्स है उसके वजह से वाशिंद की जगह काफ़ी फेमस हो चुकी होगी और काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। JSW कोई पुराना पहचान नहीं है, जिंदल स्टील वर्क्स या जिंदल साउथ वेस्ट बहुत फेमस है, और ये जिंदल का वर्किंग यार्ड। वैसे जिंदल की वजह से यहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल चुका है, और रोज़गार के साथ साथ यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी जिंदल के आने की वजह से बहुत चेंज हो चुका है। अब हम कुछ ही सेकेंड्स में एंट्री करने वाले हैं वाशिंद रेलवे स्टेशन। वाशिंद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी पैसेंजर्स को उतरने के लिए हम कुछ स्टेशन पे उतरे हैं, और स्टेशन पे उतर के अब हम जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। 30 सेकंड से कम टाइम लेता है रुकने के लिए। वैसे जितनी पब्लिक यहाँ उतरी है उतनी पब्लिक को देखने के बाद सच में समझ में आता है कि यहाँ जिंदल और वाशिंद सिटी का इम्पोर्टेंस कितना है। डेवलपमेंट, ट्रैक डेवलपमेंट, रेलवेज का यहाँ सबसे बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि जिंदल का रेलवे साइडिंग भी यहीं से मिला गया है, और इसीलिए वाशिंद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है काफ़ी लोगों के लिए। डेवलपमेंट यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत हद तक, जिंदल की वजह से बहुत हद तक डेवलपमेंट आया। और सामने पहाड़ की खूबसूरती को देखकर तो बिल्कुल दिल का मन बिल्कुल मोह लेता है, जिसे माउली कहा जाता है। शिवाजी महाराज का स्मारक देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ हर साल शिव जयंती के समय लोग ब्लॉगिंग करने के लिए या ट्रैकिंग के लिए इसी पहाड़ पे जाते हैं। कभी मौका मिला तो हिस्टोरियल मैन आपको इस पहाड़ का ट्रैकिंग और लॉगिंग दोनों दिखाएगा समय के साथ। तब तक आप बाहर के सिनेरियोज को एंजॉय कीजिए, और अब हम कुछ ही देर में आसनगांव स्टेशन पे आपका मुलाकात करेंगे। वैसे आसनगांव स्टेशन पे भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स डिबोर्ड कर चुके हैं, और वैसे भी यहाँ से शाहपुर के लिए आपको ऑटो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, इसलिए यहाँ से शाहपुर तालुका जाने वाले लोग यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे भी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं और उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसनगांव का डिपार्चर हो रहा है। और शाहपुर भी, आसनगांव का एरिया, शाहपुर तालुका जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है। आसनगांव को मोस्टली शाहपुर जाने के लिए सबसे मेजर रीज़न देखा गया है, और सबसे मेजर रीज़न उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ से थोड़ा आप सिनेरियो को एंजॉय कीजिए।
नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई नासिक आगरा हाईवे भी आपको पैरेलली अभी ज्वाइन करने वाला है। और इसी के साथ ये जर्नी को कंटिन्यू एक्सपीरियंस कीजिए 8 गांव तक। और तब मैं बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन रहेगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा ज़रूर। तब तक एंजॉय कीजिए सिनेरियोस को बाहर के। स्टोरेज मैन आपसे मिलेगा 8 गांव में। इस वक्त हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हमारे सबसे अजीज मित्र रोहन भाई। तो चलिए रोहन भाई से उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि अभी तक यहाँ तक पहुँचने तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्हें क्या क्या अच्छा लगा इस वीडियो के ब्लॉग में। चलिए बात करते हैं रोहन भाई से। हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम ये ट्रेन में आया हूँ, इधर ट्रैवल कर रहा हूँ। और पर्सनली मुझे यहाँ के जो डिफरेंसेस है शहर और गांव में से ट्रांजिशन हो रहा है कि जैसे हम शहर से निकल के कैसे गांव में आने में कितना डिफरेंस हो जाता है, कितने लोगों में डिफरेंस, उनके कल्चर में डिफरेंस, बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में, और कैसे फार्म्स चालू हो जाता है, बिल्डिंगें ख़त्म हो जाती है, फिर हाई हाई स्केप बिल्डिंग है, टावर से लेके छोटे छोटे 4 माले के 3 माले के बिल्डिंग, फिर उनसे ट्रांजिशन होके जैसे गांव के तरफ बढ़ते हैं हम, उनसे भी छोटे चाली या छोटे छोटे झुग्गी झोपड़े दिखने लग जाते हैं, फिर उनसे भी कम तो पहाड़ चालू हो जाते हैं। मतलब ये जो ट्रांजिशन है हाई क्लास में से लो क्लास से, हाई अर्निंग में से लो अर्निंग लोगों में से, और हाई पेइंग जॉब्स और एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सब अपने को भले बातें देखने मिलते हैं। पूरा ट्रांजिशन एक ही सफ़र में आधे घंटे में सब कुछ देखने मिल गया मुझे। और और क्योंकि मेरा फ्रेंड के साथ में आया हूँ जिसके पास बहुत नॉलेज है इस रेलवे के, तो उसने मुझे सभी भले बातें सभी चीज़ मेरे को एक के बाद एक बताते जा रहा है कि किधर क्या आ रहा है, किधर क्या आ रहा है। और अभी मैंने फ़िलहाल 2 नदी भी देखा जो काफ़ी खूबसूरत थे। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। अभी और आगे सफ़र 2-3 स्टेशन बाकी है, तो वहाँ और कुछ देखने मिलेगा और होप है कि मज़ा आ जाए। आप जैसे देख सकते हैं ट्रेन का इंटीरियर कुछ इस तरीके से भरा हुआ है। बैठने के लिए भी सीट्स कम पड़ जाती है लेकिन फिर भी ठीक है। ट्रेन में इतना सब एक्सपीरियंस तो करना बनता ही है। और अभी हमारे पीछे किसी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है। और चलिए तब तक इस जर्नी को आगे एंजॉय करते हैं और अब आपसे मुलाकात होगी सीधा आसनगांव स्टेशन पे। जो सामने आप देख रहे हैं किस चीज़ की तैयारी चल रही है, ये थर्ड ट्रैक की तैयारी चल रही है ताकि फ्रेट कॉरिडोर जो है यानी जो गुड्स ट्रेन है उनको सिंपली एक वे मिल सके और चुपचाप कल्याण यार्ड के थ्रू वो लोग 5th और 6th लाइन को ज्वाइन कर सके कल्याण से एलटीटी के बीच में। इसके लिए इस थर्ड लाइन को तैयार किया जा रहा है ताकि मेल एक्सप्रेस। अभी एक और ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है हमारे साथ और ये थर्ड लाइन हमें हेल्प करेगा लोकल ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने में। और साथ ही साथ मेल एक्सप्रेस को भी कम टाइम लगेगा कल्याण तक पहुंचने के लिए क्योंकि बेसिकली अप लाइन में मैक्सिमम ट्रेन लेट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ 2 ट्रैक्स है। मुंबई से कल्याण के बीच के जैसा 4 ट्रैक नहीं है। मेरे ख्याल से थर्ड ट्रैक बिछाने के बाद शायद फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और ट्रेन के लेट होने की तादाद भी कम हो जाएगी। चलिए देखते रहिए सिनेरियोस। वन्य जीवन को जिस तरीके से इन लोगों ने संभाल के रखा है उसी तरीके से डेवलपमेंट भी एक साइड से चल रहा है रेलवेज का। बाकियों का तो पता नहीं लेकिन रेलवेज का डेवलपमेंट बिल्कुल अपने चरम पे है। चलिए एंजॉय करते रहिए इस जर्नी को और देखते रहिए अभी आगे के और सिनेरियोज बाकी है। घाट सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है इसीलिए इस तरीके के पहाड़ के सिनेरियो देख रहे हैं। एंड ट्रेन भी ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए इस ट्विस्ट एंड टर्न्स को एंजॉय करते रहिए। और हम कुछ ही समय में 8 गांव पहुंचेंगे और 8 गांव में मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। डेवलपमेंट एंड सबर्बन एरियाज की कुछ खास चीज़ें। का शौक है। वैसे इस घाट सेक्शन को बेसिकली थाल घाट रीजन कहते हैं। थाल घाट रीजन
वैसे ऐसी जगहों को देखकर सच में दिल मोह लेने का दिल करता है। कभी कभी सूखे पत्ते भी ये बताते हैं कि अभी भी ठंड का मौसम है, लेकिन ये चिलचिलाती धूप भी ये बताती है कि ठंड में सिर्फ रात में हूँ और दिन में सिर्फ गर्मी का ग्रीष्म है। लेकिन ये पत्ते और ये पहाड़ियाँ यही बताती है कि आज भी वन्य जीवन संभाला हुआ है, और वन्य जीवन से इस पूरे महाराष्ट्र को या इस पूरे दुनिया को ऑक्सीजन आज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए एंजॉय करते रहिए इस जर्नी को। ट्रैक्स भी हमारे साथ पैरेलली ही चल रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ सिंगल लाइन रूट्स कम हो चुके हैं। टिल्ट देते हुए सामने का टिल्ट के साथ सामने का व्यू भी ऐसा लगता है जैसे खाइयों के बीच से ट्रेन चल रही है। ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। इसीलिए सबर्बन ट्रेन्स में ट्रैवल करने के साथ साथ आपको मेल एक्सप्रेस का 2 या 4 दिन का वीडियो भी आपको कम पड़ जाता है, लेकिन सबर्बन ट्रेन्स के साथ आप उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसा कोई नहीं कर सकता। पैरेलल शॉर्टलिस्ट। तो NH3 अब हमारे साथ आ चुका है, नेशनल हाईवे नंबर 3। ये मुंबई से नासिक और नासिक से आगरा, यानी आप यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं इस नेशनल हाईवे का यूज़ करके। बेसिकली इसका डिस्टेंस थोड़ा लंबा है, गाड़ियों से टाइम लगता है, लेकिन ट्रेन से 24 घंटे या मैक्स टू मैक्स 30 घंटे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब हम पहुँचने वाले हैं आठगांव स्टेशन। वैसे आठगांव के एंट्रेंस में लग रहा है कि फैक्ट्रीज यहाँ बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है तेज़ी गति से, क्योंकि जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नौकरियाँ भी मिलती है, और नौकरियों के साथ साथ लोगों की नीड्स बढ़ेगी, और नीड्स बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने वन्य जीवन को अभी तक इतना अस्त व्यस्त नहीं किया है। ये जानकर और देखकर बहुत खुशी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि वन्य जीवन को संभालते संभालते फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, वन्य जीवन को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा रहा है। जब मैं वन्य जीवन की बात करता हूँ तो वन्य जीवन का मतलब ये नहीं कि जानवर ही हो, फॉरेस्ट एरिया भी हो सकता है, और फॉरेस्ट एरिया में ज़रूरी नहीं कि जानवर ही हो। अब हम अराइव कर रहे हैं आठगांव रेलवे स्टेशन, और सामने आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है। मतलब पब्लिक की नीड्स हो रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बढ़ते जाएंगे ऐसे एरियाज में वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और गांव का हाल तो गांव का हाल ही रहता है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोग भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये होते जाए। वैसे इन जगहों को सबर्बन ट्रेन्स को चालू हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लगभग अराउंड 80 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 80 ईयर्स में भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है। और इन 80 सालों में ट्रेन्स ने बहुत हद तक इन चीज़ों को ज्वाइन किया है। मतलब ये लोग पता नहीं कहाँ होते अगर ये लोकल ट्रेन्स नहीं आया होता तो, ये लोग हमेशा पीछे छूट जाते। लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ये लोग पीछे नहीं छूटे, और इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं आठगांव रेलवे स्टेशन। पब्लिक को उतरने देते हैं। और ट्रेन काफ़ी देर से चल रही है, लगभग 13-14 मिनट से ट्रेन लेट चल रही है। डोंबिवली में ही लेट आई थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए। और इसके बाद एक छोटा सा कैबिन स्टेशन आने वाला है, थानसिट। थानसिट पे देखते हैं। और थानसिट में कुछ सुविधाएं कम है, वहाँ पर लोग अगर किसी दूर दराज एरिया में जाना चाहते हैं तब लोग थानसिट उतरते हैं। और आठगांव में
लकड़ियों के पेड़ से लकड़ियों के पलंग रीजन में मुंबई के लोग मोस्टली आठगांव से ही लकड़ियों के पलंग या फर्नीचर्स बनवा के लेके जाते हैं। चलिए थानसीट तक का सफ़र को एंजॉय करते हैं और NH3 का पैरेलल रेस भी देख ही लेते हैं। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me be. I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like. Just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. वैसे NH3 से भी बाय रोड्स बनाए गए ताकि NH3 से भी काफ़ी सारे लोगों को पिछड़े हुए जगहों से जोड़ा जा सके, चाहे नीड्स हो या कुछ भी हो, जोड़ा तो ज़रूरी है। इससे खासा लोगों को परेशानी ना हो और लोग अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँच सकें। इसीलिए नेशनल हाईवे से बाय रोड्स भी बनाए गए। He never answers me when I call. He makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday में पहुंचने वाले हैं थानसीट रेलवे स्टेशन। वैसे ही पहले ये कैबिन हुआ करता था, लेकिन अब लोगों को के पीछे रेलवे गाँव जिसके लिए चाहे या इनको आठगांव आना पड़ता या खड़ी आना पड़ता, इसीलिए बेटर है बीच में एक स्टेशन बना दिया ताकि लोगों को सुविधा भी मिलती रहे और लोगों को आने जाने में तकलीफ ज़्यादा ना हो। अब सोचिए जिन बिहार में इनका घर है तो कितना लंबा ट्रैवल करना पड़ता होगा आठगांव या खड़ी के लिए। तो बेसिकली थानशेत या थानसीट जो भी कहा जाए, थानशेत यहाँ के लोग कहते हैं और प्रोनाउंसिएशन थानसीट जैसा लगता है। क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम पहुँच चुके हैं थानशेत रेलवे स्टेशन। अभी आपको बैक टू बैक क्रॉसिंग ज़रूर दिखेंगे, मेल एक्सप्रेस और इसके। अब पैसेंजर्स को यहाँ देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ का स्टॉप व्यर्थ है। यहाँ का स्टॉप बिल्कुल वर्थ है, वर्थ है, वर्थ है। देखा जाए तो सबसे मेजर बात ये है कि अगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को डिवाइड किया गया सिर्फ एक ग्रिल से, अगर गद्देदार सीट है तो फर्स्ट क्लास और गद्देदार सीट नहीं है तो सेकंड क्लास। वैसे प्रॉपर टिकट लेके चढ़ तो रहे हैं ना। मैंने तो मेरा पास और रोहन का पास बनवा लिया था, तो हम दोनों पास के बेसिस पे यहाँ पर आए हैं। अब टिकट है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन मेरा मानिए तो प्रॉपर टिकट लेके चलिए और सफ़र को विदाउट एनी टेंशन एंजॉय कीजिए, तभी मज़ा आएगा, वरना सफ़र का मज़ा किरकिरा भी हो सकता है। चलिए बाहर के सिनेरियोज देखते हैं, बाहर के सिनेरियोज एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में खरडी में अराइवल होने वाला है।
ये ओवरब्रिज नासिक हाईवे को ये साइड से दूसरे साइड की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा और कसारा में फिर वही साइड से इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्रॉस हो गया NH3 हाईवे उस तरफ के लिए। और अब हम खर्डी स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वी आर नियर टू अबाउट रीच खर्डी स्टेशन। ये जो पीछे आप ट्रैक्स देख रहे हैं, यहाँ पर लोकल ट्रेन्स को रात में रखा जाता है रनिंग रूम में, ताकि मोटरमैन और ड्राइवर सो सकें और बाद में सुबह उठ के अपना काम शुरू कर सकें। तो अब हम लोग अराइव कर रहे हैं खर्डी स्टेशन। वैसे आसनगांव के बाद से आड़गांव, खर्डी, थानचेत और उम्बरमाली के लिए कसारा लोकल इज द ओनली सोर्स टू जॉइन एवरी स्टेशन विद ईच पब्लिक। ये है खर्डी स्टेशन। चाहे स्कूल्स के बच्चे हों, चाहे कोई पब्लिक हो, ये छोटे मोटे स्टेशन की वजह से ही इन लोगों को जोड़ा जाता है, नहीं तो मुश्किल था। डिपार्चर फ्रॉम द खर्डी स्टेशन। और थर्ड लाइन के डेवलपमेंट का काम अपनी ज़ोरों शोरों से है। 1-2 साल के अंदर अंदर हमें थर्ड लाइन भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से होप्स हो ये ट्रेन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। मैं फ्रिक्वेंसी के नाम पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रेन्स की आवाजाही मिले और पब्लिक जितना जल्दी हो सके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सके। अगर बाई चांस उनका कोई एक ट्रेन भी अगर गलती से मिस हो जाता है तो उसके बाद उनको घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है अगले ट्रेन्स के लिए। और कसारा के लिए तो बहुत ही ये सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन। अभी जो आप देख सकते हैं कि अप लाइन ऊपर हो चुका है और डाउन लाइन नीचे है। यहाँ पर ये डेफिनेशन बिल्कुल सच हो जाता है, क्योंकि अप लाइन जो मुंबई की तरफ जाने वाली है ऊपर ही है, दैट इज़ कॉल्ड अप। डाउन लाइन जो कसारा और उसके आगे जाने वाले रूट्स के लिए इज़ डाउन। तो ये बात को सच प्रूफ कर देता है ये सीन है। चलिए आगे चलते हैं उम्बरमाली की तरफ। उम्बरमाली इज़ द सेकेंड लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट सब अर्बन ट्रेन्स, यानी कि लोकल ट्रेन्स, यानी कि लाइफलाइन ऑफ मुंबई। ये पुल जो सामने आप देख रहे हैं, ये बनाया जा रहा है मुंबई और नागपुर को ज्वाइन करने के लिए हाईवेज। इसको समृद्धि एंटरप्राइज ने अपने अंडर लिया है। इसका व्लॉग हम कभी कार से अगर जाएंगे तो मेरा जो चैनल रहेगा हिस्ट्री रेल रोड्स, उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तब तक आप इन पहाड़ों और इस रेलवे के पटरियों के साथ चलते हुए इस लोकल ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कीजिए। वैसे मैंने ये ऑफ रूट का जर्नी इसलिए तैयार किया ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ के लोग कितने सारे मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपना काम करते हैं। और अगर ये लोकल का लाइफलाइन या ये सबअर्बन ट्रेन्स अगर आज नहीं होती तो आज हम उस सच्चाई को भी नहीं देख सकते थे कि लोगों को कष्ट झेल के भी जाना पड़ता है कि CST तक, चाहे कहीं भी उनका काम रहे, थाने, मुलुंड, मुंब्रा, कहीं भी। लेकिन अगर ये लाइफलाइंस यहाँ तक एक्सप्लेन नहीं की हुई थी और 80 सालों में यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला रहता तो पता नहीं ये लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाते। थैंक्स टू द इंडियन रेलवेज एंड थैंक्स टू सेंट्रल रेलवे, इन्होंने सबअर्बन ट्रेन्स को इम्पोर्टेंस दिया, लोगों ने भी सबअर्बन ट्रेन्स को एक्सेप्ट किया और ऑफ रूट में जाने के बाद पता चला कि लोगों को इस सबअर्बन ट्रेन से कितनी सुविधाएं मिल रही थी है और आगे भी ज़िंदगी में मिलते रहेगी जब तक ये सबअर्बन ट्रेन है। चलिए उम्बरमाली का अराइवल देखते हैं और उसके बाद आगे की बातें करते रहेंगे हम सब। अभी ट्रेन अराइव कर रही है उम्बरमाली स्टेशन, द सेकेंड लास्ट स्टेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सबअर्बन। ध्यान से सुनिएगा, मैं सबअर्बन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेशन
मतलब यहाँ से आगे ट्रेन्स नहीं जाती, यहाँ से आगे सबर्बन ट्रेन्स नहीं जाती। वैसे ये सबर्बन ट्रेन्स इतना जल्दी पिकअप इसलिए देता है क्योंकि इसमें 4 इंजन है। लोकोमोटिव नहीं, 4 मोटर्स हैं जो एक लोकोमोटिव की तरह काम करती है। और अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अंबरमाली स्टेशन, और यहाँ से सिर्फ अब एक ही स्टेशन बचा है जो है कसारा। तो मैं मोटर्स के बारे में बात कर रहा था। मोटर्स ही एक ऐसी चीज़ है जिस ट्रेन को तुरंत पिकअप देता है और तुरंत इसको ब्रेकिंग का सिस्टम भी देता है। ये टेक्नोलॉजी वंदे भारत से पहले ही यहाँ आ चुकी थी। वंदे भारत इज जस्ट द अपग्रेडेड मॉडल ऑफ दिस। अगर एसी लोकल ट्रेन भी देखेंगे तो एसी लोकल ट्रेन भी बिल्कुल वैसी है। वंदे भारत सुविधाजनक ट्रेन है, लग्जरियस ट्रेन है और लोगों को सुविधाएं भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो लोकल ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू है और अंबरमाली से आप डिपार्चर देख लीजिए और देखते हैं। और ये आपने हम नोटिस किया कि जैसे डिपार्चर थोड़ा सा होता है तो तुरंत पिकअप ले लेता है। मेल एक्सप्रेस में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एलएचबी कोचेस आने के बाद अब इसका पिकअप एक्सटेंड हो गया है। लेकिन लोकल ट्रेन का पिकअप चार मोटर्स की वजह से, यानी 4 पैंटोग्राफ्स यानी 4 इंजन का जो रोल प्ले करता है ये 4 मोटर्स, उसके वजह से इसका पिकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, हार्ड रहता है। और ये थोड़ा लाइट वेटेड लोकल ट्रेन से इसलिए ज़्यादा हिलती भी है। तो संभल के कभी भी गेट पे ट्रैवल करें या कहीं भी ट्रैवल करें, थोड़ा संभल के रॉड पकड़ के और आसानी के साथ ट्रैवल कीजिए। अब हम अपना डेस्टिनेशन यानी नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेशन सबर्बन ट्रेन्स के लिए, लोकल या लाइफलाइन ट्रेन्स के लिए कसारा अब हम पहुँचने वाले हैं। तब तक कुछ घाट सेक्शंस, कुछ क्रॉसिंग्स को एंजॉय कीजिए। घाट सेक्शन तो वैसे भी आसनगांव से ही शुरू हो गया था, लेकिन घाट सेक्शन के उठाओ बैठाओ अजीब लग रहा है ना। गांव का भाषा, आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, टर्निंग्स। सोचिए रेलवेज में कितनी मेहनत की होगी इन सब चीज़ों को बिछाने के लिए, इन लाइंस को बिछाने के लिए। और इस लोकल ट्रेन का एक और नाम भी है, EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी 4 मोटर्स, मल्टीपल यूनिट्स है इलेक्ट्रिक पैंटोग्राफ्स का। अब देख सकते हैं आप NH3 वापस हमारे साथ पैरेलली रेस करने के लिए आ चुकी है। और सामने होटल्स भी हैं, जिनको खाने पीने में भूख लग जाए बाय रोड या बाय आते हुए, वो होटल्स के भी लुत्फ उठा सकती है। अभी ट्रेन बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है इस रूट में कसारा तक पहुंचने से पहले, क्योंकि कसारा के बाद आगे प्योरली थाल घाट रीजन सेक्शन है। सामने तक आप पैंटोग्राफ्स के शूट्स देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स के, यानी कितना शार्प कर्वेचर। इट इज़ जस्ट अबाउट 90 डिग्री कर्वेचर। 90 डिग्री कर्वेचर है एक तरीके से। और सामने जो आप देख रहे हैं ये ऑफ रोड ब्रिज है NH3 से, ताकि छोटे मोटे गांव कस्बों तक NH3 को जोड़ा जाए। और वैसे भी धीरे धीरे देखा जा रहा है कि गर्डर ब्रिज को हटा के आर्क ब्रिज लगाया जा रहा है, ताकि ट्रेन को ये ना मिले, रोक ना मिले और चलते रहे। सामने डॉक्टर मनोज शेट्टे कॉलेज है। आई थिंक बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे। वैसे कॉलेज इसी दूर दराज के इलाकों में बनाए जाते हैं, जिसका भी कॉलेज इस दूर दराज के एरिया से जो पढ़ के आए हैं, में बताया कि हाँ भाई मैं भी दूर दराज के गांव के। यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा, बाहर धूप चिलचिला जरूर रही है, लेकिन ये ठंडी हवा जितना सुकून दे रही है उतना सुकून कहीं नहीं दे रहा है। वैसे हमने ये ब्लॉग बनाने के लिए आपका इतना मेहनत किया है, कम से कम हम आपसे लाइक, शेयर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि सब्सक्राइब करते रहिए। ये एपिसोड 1 है सबर्बन सीरीज़ का। अभी ऐसे और भी सबर्बन एरियाज़ हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे के। ये सीरीज़ चलते रहेगी जब तक हम वेस्टर्न रेलवे के सबर्बन सेक्शंस को कवर अप नहीं कर लेते। उसके बाद मेल एक्सप्रेस को हम इंडिया के उन जगहों तक जाएंगे जहाँ पर लॉगर्स
बहुत कम गए हैं या व्लॉगर्स ने उनको ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया है, और अगर एक्सप्लोर किया भी है तो हम उसके और एंगल्स के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये लाइफलाइन जो है ये अप ट्रैक पे जा रहा है, सिंगल लाइन रूट नहीं है मेरे भाई, ये जा रहा है अपने कसारा यानी अपने डेस्टिनेशन, ये पहुंच चुका है। ये इस ट्रैक को इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि आगे इसे EMU प्लेटफॉर्म पे जाना है, जहाँ से ये ट्रेन रिटर्न छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जाएगी। इसीलिए कुछ समय के लिए ये अप ट्रैक पे चलेगा और बाद में इसका ट्रैक डिवीजन होगा EMU प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं अराइवल ऑफ द फाइनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट लाइफलाइन लोकल ट्रेन और सबर्बन ट्रेन कसारा। वैसे कसारा स्टेशन जो है, यहाँ पर मेल एक्सप्रेस के लिए बैंकर्स लगाए जाते हैं। बैंकर्स यानी पीछे 2 इंजन लगाया जाता है, जो मेल एक्सप्रेस का आगे सारा रूट है। तो यहाँ से इगतपुरी के लिए बैंकर्स लगाए जाते हैं घाट सेक्शन को चढ़ने के लिए, ताकि आगे का इंजन पुल करे और पीछे के दोनों हेवी गुड्स इंजन उसे पुश करें। और यहाँ से आगे के सारे रूट्स, यहाँ के आगे के सारे ट्रेन सिर्फ मेल एक्सप्रेस चलते हैं। लोकल ट्रेन का लास्ट स्टॉप यही है, कसारा रेलवे स्टेशन। और यहाँ के पहाड़ी एरिया देखकर तो बिल्कुल लगता है कि थालघाट रीजन का ओरिजिनल चढ़ाई, अभी तक तो चढ़ाई हो ही रही थी, लेकिन एग्जैक्ट चढ़ाई या फिर कहते हैं स्टीप क्लाइंबिंग कसारा स्टेशन से ही होता है। एक्सप्रेस लाइन के ट्रैक्स हैं, वहाँ पर सिर्फ मेल एक्सप्रेस आते हैं और मेल एक्सप्रेस यहाँ पर आके बैंकर्स लगवाते हैं। 2-3 ट्रेन को छोड़ के बाकी सारी ट्रेन में बैंकर्स लगता ही है। और यहाँ का फेमस CR राजधानी भी यहाँ बैंकर्स नहीं लगवाती, पुशफुल है तो ऑलरेडी आपको सब मिल जाता है। लेट्स वेलकम आवरसेल्फ टू द कसारा रेलवे स्टेशन। सामने के जो आप इंजन्स देख रहे हैं वो बैंकर लोकोमोटिव्स है। किसी भी आने वाले ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव्स लगते हैं। और अराइवल हो रहा है कसारा रेलवे स्टेशन का। एल्को लोकोमोटिव, इसका भी अलग ही एक क्रेज़ है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में काफ़ी एल्को लोकोमोटिव्स देखे हैं। वैसे एल्को लोकोमोटिव्स का अगर आपको दर्शन करना है तो आप कल्याण डीजल लोको शेड का मैं एक ब्लॉग तैयार करने वाला हूँ। वहाँ पर हम एल्को लोकोमोटिव्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताएंगे। यस, नहीं अभी उतना बजट है, बजट हो जाएगा तो नहीं, न्यूली स्टार्टिंग 2-3 वीडियो हो चुके हैं, बट सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। ये सबर्बन स्टेशन कसारा का लास्ट। आणि आमच्याशी तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है कसारा का, जो EMU प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से आगे सिर्फ थालघाट सेक्शन आप देख सकते हैं, जो सिर्फ मेल एंड एक्सप्रेस के लिए है। सो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। हिस्टोरियल मैन आपके साथ ऐसे ही यूनिक जर्नीज करते रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। और मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ इसी के साथ। सबर्बन ट्रेन एपिसोड 1 नॉर्थ ईस्ट जर्नी टू द कसारा will be waiting soon for the episode 2. Till then, peace, bye, take care and take yourself.